बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। कुछ ठीक ठाक इसलिए भी होंगे क्योंकि थोड़ी सी तब्दीली मौसम में भी आई है, जो बहुत शदीद 2-3 दिन से हम गर्मी देख रहे थे। कल रात देर सुबह सवेरे आंधी भी चली, मौसम कुछ बेहतर हुआ, अभी कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन गर्मी का सीज़न है तो ये तो सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अभी मैं देख रही थी, खुशाइन चीज़ ये है, स्टूडेंट्स की मौजें होने वाली हैं जी। गर्मियों की तातीलात जो हैं बाकायदा तौर पर उनका नोटिफिकेशन भी हो गया है। 6 जून से बाकायदा तौर पर छुट्टियाँ भी हो रही हैं, तो आप अच्छे से अपनी छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। हमने आना है अपनी ख़बरों की तरफ, इसके साथ साथ मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है। लेकिन सबसे पहले जी हम बढ़ जाते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक धचका। शीरी मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान, जलील शरकपुरी, अब्दुल रज़्ज़ाक नियाज़ी भी पीटीआई से अलग। और इसके बाद मोहतात रहिए, शहर में खसरे की वबा फैलने लगी है। 1.5 माह में 450 केसेस रिपोर्ट। सेहत कार्ड को मजीद 1 अरब 20 करोड़ का कट, फंड फिरोजपुर रोड पर खर्च होगा। और तब्दीली सरकार की नाअहली, खरीदारी मुआहदों में 147 अरब का नुकसान। सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। खबर ये है जी, GHQ समेत तमाम फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करती हूँ, ये शीरी मज़ारी कहती हैं। और सियासत छोड़ने का ऐलान, ना सिर्फ PTI बल्कि सियासत छोड़ने का ऐलान। शीरी मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान, मियाँ जलील शरकपुरी, अब्दुल रज़्ज़ाक नियाज़ी भी PTI से अलग। और अभी मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलेगा आगे भी। इमरान भाई, आपसे आगाज़। देखिए ना, तहरीक इंसाफ ने मई में जो हिकमत अमली अपनाए, उसको देखते हुए अगर बात की जाए, अब जो कार्रवाई उनके उस अमल के अगेंस्ट हो रही है, इसको तहरीक इंसाफ के बारे से बात करें तो ये तहरीक इंसाफ का इस वक्त कड़ा वक्त है। और हमेशा किसी भी सियासी जमात में ना 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं सियासी रहनुमा और एक होते हैं सियासी लीडर। सियासी लीडर तो वो हो गए कि जैसे हम अगर नून लीग की मिसाल दें, जिसमें मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, इसी तरह ख्वाजा साद रफीक वगैरह हैं, जिन लोगों ने जेलें काटी, 2-2, 2.5 साल की जेलें काटी और फिर भी ये पार्टी के साथ रहे, ये सियासी लीडर है। लीडर ये होता है। अब अगर बात की जाए शीरी मज़ारी साहबा के हवाले से और फयाज चौहान, जलील शरकपुरी, ये वो लोग हैं जिनकी मिसाल जो है वो कबूतर की मानिंद है कि ये किसी भी सियासी जमात में कबूतर की मानिंद होते हैं और ये छतरियाँ बदलते रहते हैं। अगर हम फयाज चौहान साहब के बारे से बात करें, जो कि पंजाब में सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और अब जाकर ये इमरान खान जो है उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या 9 मई से पहले इनको ये इल्ज़ामात याद नहीं थे? और अब जो है ये क्या होगा कि ये कोई और नई पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, किसी और तरफ जो है वो चले जाएंगे। सही। इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए, देखिए शीरी मज़ारी साहबा जो है वो ये कह रही हैं कि जी जो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। इमरान साहब की अभी भी मैं ये समझता हूँ कि बड़ी गलती वो जो कर रहे हैं कि उन्होंने खुल के वाज़े बयान नहीं दिया कि 9 मई के जो वाक़यात थे, जिनमें सरकारी इमलाक को और इसके साथ साथ फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। ये बयान अभी तक उनकी तरफ से सामने नहीं आया और जो लोग भी PTI अब छोड़कर जा रहे हैं, उनकी जानिब से ये बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। देखें, किसी भी मुल्क की जो फ़ौजी तनसीबात होती हैं, सरकारी इदारे होते हैं या सरकारी इमारात होती हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसा ऑपरेशन या उन पर ऐसा रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि माजी में पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगे, कभी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। जुल्फ़िकार भुट्टो जो है वो शहीद हुए, ऐसी चीज़ सामने में नहीं आई। बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनका मर्डर हुआ, उस वक़्त भी ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई जो कि सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी पर ये रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। नहीं, मेरा ये इख्तलाफ है, ये गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल नहीं आया, ये मुसलसल हमारी नई नस्ल के अंदर ये फीड किया गया कि जो कुछ करवा रही है उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। और खान साहब अपनी गिरफ्तारी से जाने से पहले जो बयान देते रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है। आज इस चीज़ का शेल्टर ना लें कि 9 मई में तोड़ फोड़ होगी तो वो चले गए।
ये किसने फीड किया कि इस सारी चीज़ों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इस सारी चीज़ों के पीछे XYZ आर्मी चीफ हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे मुख्तलिफ आप ये देखें कि नवाज शरीफ जो हैं जब ये पनामा में गिरफ्तार हुए और उसके बाद हॉस्पिटलाइज रहे और फिर मुल्क से बाहर चले गए, लंदन चले गए, तो उन्होंने भी वहाँ बैठ कर हमारी जो फौजी क़यादत थी उसके खिलाफ तो बहुत आप ये साबित कर देना कि इमरान खान नवाज शरीफ साहब से मुतासिर है, ठीक है, और उनकी पैरवी करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और वो उनके लीडर है। और सारी जो PTI है ना, या जो उनकी यूथ फॉलोअर है, वो इमरान खान साहब के बयानात को नवाज शरीफ साहब के बयानात से कंपैरिजन करके दोनों सियासी रहनुमाओं की पूजा करें। मेरा ख्याल है कि इनफ है, इमरान तो खाली ये प्रमोट करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने एक फंडामेंटल राइट जो होता है किसी भी इदारे का, किसी भी आज़ाद रियासत का, रियासती इदारों का, आपने वो डैमेज किया है, आप सब उसके जिम्मेदार हैं। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज़ों से निकलना इतना आसान नहीं होगा जितना आप कर रहे हैं। अब इमरान खान जो है वो बंद गली में अकेले रह जाएंगे, अब रह गए हैं ना अकेले। आप ये देखें वो इमरान खान के बयानात जब ये कहते थे कि तमाम कारकुन जो है वो जमान पार्क पहुंचे, आपको जमान पार्क नजर आ रहा है? जमान पार्क के बाहर कोई कारकुन नजर आ रहा है? कोई भी कारकुन नहीं है। आज वाकई इमरान खान जो है वो तनहा रह गए हैं। और अभी भी मैंने जैसे पहले कहा कि इन्होंने अभी तक खुलकर बयान नहीं दिया कि मैं 9 मई के वाकये की शदीद मजम्मत अदालत में कह तो रहे थे कि मैंने कह तो दिया, उन्होंने तो कहा है कि जी हमें पता ही नहीं था, तो और वो लोग आप ये देखें ना कि जैसे रोज टीवी पर आके खिताब कर देते हैं, मुझे तो लगता है इनको इतना शौक है टीवी पर आकर खिताब करने का कि रोज जो है वो ज़मान पार्क से होता था कि जी आज शाम 5 बजे, आज शाम 8 बजे इमरान खान खिताब करेंगे कौम से। अब क्यों नहीं भाई कौम से खिताब करते? चले कौम से नहीं, आप कारकुनों से खिताब कर दें। एक भाई जो इमरान खान ये कहते हैं ना कि वो हमारे कारकुन नहीं थे, तो भाई आप सामने आके कह देंगे भाई मैं कंडेम करता हूँ, ठीक है, इंक्वायरी तो हो रही है ना, अब देखा जाएगा कि अगर उसमें कोई शरपसंद थे या आपके कारकुन थे या कोई और था, वो तो चीज सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो चीजें तहकीकात के थ्रू सामने आई हैं, आपके लीडर जो हैं उनकी ऑडियोज आई हैं, वीडियोज आई हैं, उनके मैसेजेस आ गए हैं, सब चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो अब आप जवाब दें, आप आके आप अब कौम से नहीं तो कम से कम कारकुनों से खिताब कर लेना कि वाकई भाई गलती हुई, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बरमला इज़हार तो करें ना। कोर्ट के अंदर तो जब आप पे तलवार लटकती है फिर तो आप कहते हैं मुझे एक सवाल पूछना है दुर्रे नायाब आपसे। माजी की नो डाउट मकबूल तरीन ये जमात रही है, वजीर आजम रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ये बिल्कुल जो है खत्म होती नजर आ रही है। क्या मुस्तकबिल है फिर इस पार्टी का? उसमें भी वो सियासी चालों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमने खुद कहा उनको छोड़, ठीक है, उन पर मुश्किल वक्त है, आप जाएं और कल को जब अच्छा हालात होगा वापस आ जाना आप। अच्छा। और एक ये सियासी चाल का सामना ये अक्सर ये फैलाई जा रही है बात कि जी जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और वो तो चले अब एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो सियासत छोड़ के जा रहे हैं ना, वो किसी अच्छे वक्त में खान साहब के साथ वापस आ जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता कि सियासत छोड़ जाए। सियासत तो वो आज नहीं तो कल किसी और जमात में चले जाएंगे या वापस आ जाएंगे। लेकिन उन हजारों कारकुन जिनके खानदान उनके साथ वाबस्ता हैं, उनका कोई खासा पुरसाने हाल भी बता दे जो जेलों पे सड़ रहे हैं, जो 3 MPO और बाकी दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के तहत अपनी उनके अंदर सड़ रहे हैं, CTD के पास हैं, जो वाकई ही मुलव्विस हैं, उनके जो बेयारो मददगार वालदैन हैं, ख़ानदान हैं, उनका भी कोई हल बता देना बतौर सियासी लीडर कि उनको जेलों में या उनको मुकदमात में सड़ने देना है। अच्छा, अगर कल को फौजी अदालतें कायम हो जाती हैं, जिसके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चांसेस हैं, तो उसमें से फिर किसी सियासी जमात का बचने का तो सवाल। ये हमारी CTD और पुलिस की कारकर्दगी भी आप ज़रा देख लें ना कि जो मीडिया वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद था, जो कैमरामैन बेचारे मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनकी तस्वीरें भी, ना सिर्फ उनकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो सर्कुलेट की जा रही हैं, बल्कि वो तो एक निजी चैनल है, उसके कैमरामैन बेचारा वो वहाँ पर कैमरे के साथ तो आप कैंट में नहीं जा सकते, वो मोबाइल पे फुटेज बना रहा था। अच्छा, उस बेचारे को भी पकड़ के अभी तक अंदर दिया हुआ है और हमारे उसने कार्ड भी दिखाया कि मैं मीडिया से हूं। नहीं, उसको छोड़ दिया। और हमारे एक हमसाए चैनल के डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब के साथ जो हुई है, वो चले कैमरे में तो फिर मैं तो खुद उसकी तस्वीरें देख के हैरान हूं। खैर, अब ये इंसाने 9 मई की हम बात करें, खतीजा शाह ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है, मुलजिमा से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात की जाएंगी, CIA पुलिस का ये कहना है। दुर्रे नायाब देखें, ये वही बात है कि पाकिस्तान में 2 कानून है, एक अशराफिया का कानून है और एक वो है जिनकी आवाज़ में उठा रहा हूँ कि उन 5000 से ज़ायद जो इनके कारकुन हैं, जो इनके उकसाने पर बदजन हुए, बददिल हुए और इतना इंतशार फैला गए कि उनको खुद नहीं पता वो क्या कर गए, ओवरडू कर गए। आप उन 5000 ख़ानदान के बारे में सोचें, या आप एक ये साबिक जो मुशीर हैं, साबिक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, उनकी बेटी का कुछ सोच लें। आप बताएं ना, आपने क्या करना है। और ये प्री अरेस्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग से नज़र आ रही है
कि आप कितने दिनों से उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। ठीक है, आज अचानक आपने कहा जी आए जी चाय शाय पिए और आके आपको गिरफ्तार करते हैं और आपको ले जाते हैं। भाई इस तरह के अफसरों का भी कम अज़ कम एहतसाब होना चाहिए जो इस किस्म के ढोंग पे मबनी जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सिस्टम अपना सारा एक जैसा रखना चाहिए। खैर सीएम साहब कह रहे हैं मुकदमात की मौसर पैरवी की जाए, कोई शरपसंद जो है वो सजा से नहीं बचे पाए। पहले दिन से हम देख रहे हैं आईजी साहब और सीएम साहब इस पर बड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से एक्टिव होना भी चाहिए। फौरी इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, करार वाकई सजा देनी चाहिए ताकि ये मामलात यहीं पर रुकें। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और ख़बर ये है जी, शहर में खसरे की वबा फैलने लगी है। 1.5 माह में 450 केस रिपोर्ट हुए हैं। जाहिद चौधरी साहब की खबर है, 24 अजला में खसरे ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। बिलाशुबा ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आई डोंट नो कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में अलर्ट जारी किया जाना चाहिए, स्पेशली क्योंकि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बचाव के टीके लगाने की मुहिम चलाई गई थी। 1,500 से ज़ायद खसरे के केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। सो अगर अब ये सूरत हाल है तो फौरी तौर पर मेरे ख्याल से महकमा सेहत को अलर्ट भी जारी इस पर करना चाहिए। दुरे नायाब जी बिल्कुल, लाहौर की इंतज़ामिया को, लाहौर की खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी दीगर टीमें हैं, उनको इस वक्त बहुत सारे इशूज़ का सामना है। और ख़ासकर अभी आगे देखें मानसून आ रहा है, मानसून के बाद मुख्तलिफ वबाई बीमारियाँ उस दौरान भी फूटती हैं। आपको खसरे के अलावा डेंगी, मलेरिया और इस किस्म की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके हवाले से भी जो आपके गैस्ट्रो के हैं ख़ास तौर पे पेशेंट्स, उनका भी शहर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आपने वो भी चीज़ें देखनी है कि किस हद तक अस्पतालों में उसका अरेंजमेंट है या नहीं है। साफ़ पानी की आपको इशूज़ हैं, पोलियो के मुख्तलिफ जो सर्विलेंस है वो की जा रही होती है। अब ये खसरा जैसी जो वबा है ये तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और उसके अलावा इसके हिफाजती टीकों का कहाँ तक आपके पास डाटा है कि किस किस जगह पे कहाँ पे कैंपेन की गई, कितने बच्चों में इसके हिफाजती टीके लगाए जा चुके हैं। और वबा फूटने के बाद ही अगर आप ये चीज़ें करेंगे और इन चीज़ों पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो टाइम गुजर चुका है। अब हमें तो इस स्टेज को भी क्लियर नहीं है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या हमने इस वबा के आने से कबल जो है कितने हमने मेजर्स उठाए और फिर ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने का इसका है। और आप लोगों ने कितने एरियाज़ में, जिस तरह कभी हुआ करता था, अच्छे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जब होते थे काम करते थे, ये भी बहुत अच्छे हैं लेकिन इनके पास और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक डाटा मुरतब करते थे कि हमने डेंगू की फ़र्ज़ करें, पोलियो की कैंपेन कहाँ कर ली। फिर वो एक सर्कल बनाते थे, उन एरियाज़ को जो रेड एरियाज़ होते थे उनको ख़ास तौर पे वो स्पॉट करते थे, उस पर मल्टीपल अटैम्प्ट्स करते थे, फिर लोगों को कन्विंस करते थे। फिर अगर लोग कन्विंस नहीं होते थे तो थोड़ा सा उनसे सख्ती करते थे क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का मसला है। और अगर वो फिर भी नहीं होते थे, ट्रेस पास करने के इश्यूज़ बन जाते थे, तो फिर FIR और दीगर मुकदमात की तरफ भी जाया जाता था, लेकिन कतरे ज़रूर पिलाए जाते थे। आपकी जो रेक्टिफिकेशन थी, जो आप कर सकते थे, जो आप चीज़ों के लिए कदम उठा सकते हैं, वो ज़रूर होते थे। लेकिन मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि अभी खसरा जैसी बीमारी तो अचानक फूटी और अचानक शहर में उसके केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन हमारे पास इसके कोई प्रिवेंटिव मेजर्स की रिपोर्ट नहीं है, डाटा नहीं है। इस पर तो हंगामी तौर पर डिप्टी कमिश्नर एसीज को सर जोड़ लेना चाहिए कि जी देखेंगे अब इसका क्या करना है। क्योंकि अगर ये वबा फैलना शुरू हो गई तो जितनी गुर्बत है, जितनी हमारे पास इश्यूज़ हैं, जितने हमारे पास इलाज मुआवजे का कमी का सामना है, हम तो इस पर काबू नहीं कर सकेंगे। और लाहौर शहर में जब गर्मी के हालात हो गए हैं, लोड शेडिंग के हालात हो गए हैं, ये तो बहुत इचिंग हो जाता है, गर्मी होती है, पसीना आता है, तो ये तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे तो खतरनाक ये चीज़ लग रही है कि देखिए अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं, तो कम अज़ कम आपको लोगों में अवेयरनेस के लिए खतरनाक बीमारी है। ये कोई बहुत फ्रेंडली बीमारी नहीं है कि आप 2, 4, 5, 7 दिन बाद अगर सर्वाइव करके गुजर जाएंगे। अब कोरोना भी तो हमारे लिए यही हो गया ना कि हमने 5, 6, 7 दिन गुजरना है, और अब तो बहुत सारे लोगों को उसकी अलामात भी नहीं आती, आप कब गुजर जाते हैं, कब निकल जाते हैं। लेकिन ये तो फ्रेंडली बीमारी नहीं है। आपको कम से कम अवेयरनेस के लिए कुछ इस पर लाजमी करना चाहिए। हम भी आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम रखें। जी इमरान, देखिए ना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और खसरा के हवाले से बात करें, जो बच्चों को पोलियो समेत जो 6 बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली जानी जाती हैं, जिनकी वैक्सीनेशन जो है बच्चों को करवाई जाती है, उनमें एक ये खसरा है, बिल्कुल एक खसरा है। और ये खसरा जो है ना, ये वो वबा है जो पूरी दुनिया में अभी भी मौजूद है और वहाँ पर भी ये खतरनाक जानी और मानी जाती है। बिल्कुल। अब आप ये देखें, ये जो 1.5 माह में 450 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 15 अमवात भी
इसी सिलसिले में जो है वो हो चुकी हैं बच्चों की। तो 3 किस्म की चीज़ें जो है ना वो अगर हम उसको इसके साथ जोड़ें तो उस पर बात की जा सकती है। पहली वजह जो है वो ये हो सकती है कि शायद वालिदैन जो हैं वो इंजेक्शन जो है वो नहीं लगवा रहे, वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवा रहे, वटेवर वो डिस्पेंसरी में खुद जा रहे हैं या टीमें उनके घर आ रही हैं वो नहीं लगवा रहे। दूसरी बात ये करेंगे यहाँ पर जो टीमों की कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान हो सकता है कि आया कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपकी वैक्सीनेशन है आया कि वो इस मयार की है या नहीं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो ये क्रिएट हो रही है। अच्छा, इस खबर में जायचोई साहब जो हैं उन्होंने बड़ा तफसीली ये बयान किया है कि खसरा के लिए टीमों ने जो सर्वे और साथ वैक्सीनेशन की थी ना वो 1.5 साल पहले की थी। अच्छा, अब आप ये देखें कि 1.5 साल पहले उन्होंने जो कैंपेन चलाई थी, अब 1.5 साल के बाद कोई कैंपेन नहीं चली, कोई चीज नहीं चली। क्या ये खसरा हर 1.5 साल बाद आता है? बिल्कुल। ये तो जब बच्चा पैदा होगा ऑब्वियसली उसको, तो जैसे आबादी हमारी बढ़ रही है, अभी रिसेंटली प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि किस तरह हमारी आबादी जो है वो हज़ारों की तादाद में डेली बढ़ रही है। बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो इन बच्चों को बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं, जो 6 बीमारियों का हमने तस्करा किया। और देखें प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत महंगे, वबा की सूरत में तो मेरे ख्याल से आपको वैक्सीनेशन को रिपीट करने की जरूरत है। अब 1.5 साल पहले आपने एक चीज़ जो है वो की है, अब आपने दोबारा उसको जो है वो दोबारा शुरू ही नहीं किया, ना आपने सर्वे किया है, ना आप गली मोहल्लों में जा रहे हैं, ना आपके पास कोई डाटा है जिस तरह। अच्छा, ये भी रिपोर्ट हो गई हैं, अगर ये भी रिपोर्ट हो गई हैं, आपके पास कुछ डेथ क्लेम हो गई हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही, कुछ ऐसी बीमारियां जो वबाई हमें पता ही नहीं है। मैं वही बात करने लगा हूँ जिस तरह दुर्रे नियाब ने कहा कि और बड़े मसाइल में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उलझी हुई है। तो भाई चले मीडिया ने ही अगर ये हाईलाइट कर दिया है तो आपको इस पर इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा है कि कम से कम आपको अवेयरनेस करनी चाहिए। 15 बात है ना, कोई कम तादाद नहीं है। हाँ, कैंपेन पर प्रॉपर आपको ऐसी चलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कितना खतरनाक है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, या आपको क्या चीजें महसूस और हमारे निगरान वजीर जो है वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी हैं, एक जिम्मेदार डॉक्टर है, उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, वो समझते हैं मामलात को, पूरा हेल्थ सिस्टम चलाया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करें। बाकी आप दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि जी आप अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। फिरोजपुर रोड पर फंड लगाए जाएंगे, सेहत कार्ड को मजीद 1 अरब 20 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया है। पता नहीं अब लोग इससे मुस्तफ़ीद किस तरह से हो पा रहे थे, बहुत सारी मुश्किलात भी थी, और अब ये कट लगाने के बाद क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेहत कार्ड के हवाले से बात करें, नो डाउट लोगों ने इससे फ़ायदा लिया है, इलाज मुआवजे के हवाले से लोगों ने फ़ायदा लिया है, लेकिन नहीं पहुंचे। सुने तो सही ना, सुने तो सही, लोग नो डाउट इससे लोगों ने फ़ायदा लिया है, लेकिन उन लोगों की जो तादाद है वो तकरीबन कोई 10 या 15% होगी। 80% जो फ़ायदा लिया है ना वो हॉस्पिटल्स ने लिया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लिया है। आपने ये भी चीज़ें देखी होंगी कि उसमें ये था कि जब भी कोई पेशेंट जाता था तो सबसे पहले ये पूछते थे कि सेहत कार्ड है या नहीं है। जिसके पास सेहत कार्ड होता था उसको तो वेलकम कहते थे, ऐसे जैसे वो हाथ में कैश रख कर आया है और कैश आपको डबल पे कर रहा है, ऐसे करते थे। जो बेचारा वैसे आया जिसके पास सेहत कार्ड नहीं था उसको कहते चले वेट कर लें, आपको कुछ दिन बाद जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ना, देखें ना, सेहत कार्ड के बारे से नो डाउट इसके समराज जो है वो लोगों को मिले भी होंगे, कुछ को नहीं भी मिले होंगे, लेकिन हम पहले भी ये बात करते थे कि सेहत कार्ड से बहुत ज़्यादा बेहतर था कि आप अपने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करते, नए हॉस्पिटल्स बना देते, या जो पहले से मौजूद है उनमें सहूलियात बेहतर कर देते। इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, या अद्वियात की फराहमी है, या आपकी जो मशीन्स हैं जो अभी तक भी बंद पड़ी हुई है ना, बेशतर ऐसे हॉस्पिटल्स अभी भी हम देखते हैं कई लिफ्टें ख़राब हैं, कई मशीनरी जो है वो बंद है, कई स्टाफ जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो ऑपरेशन थिएटर में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे सके, जिसका बरमला इज़ार डॉक्टर खुद करते हैं जी। तो इन चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, और शायद इन्हीं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपकी साबका हुकूमत ने एक डॉक्टर को मिनिस्टर लगाया था कि मे भी चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। ठीक है, वो चले हम बदबख्ती कह सकते हैं ये सियासी जमातों की, जिनका खमियाजा जो है वो अवाम को भुगतना पड़ता है हमेशा। तो सेहत कार्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका तमाम पैसा जो है वो अगर हेल्थ में लगा दिया जाता पहले ही, तो आज में भी सूरत हाल जो है वो बेहतर होती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इमरान ने बड़े खूबसूरती के साथ ना अच्छे लफ्ज़ों को चुनाव करके सिर्फ एक बात की है
कि जो पैसा जिसके लिए मुख्तस है ना उस पर लगना चाहिए। हाँ, ठीक है, वो जिस सेक्टर के अंदर है उस सेक्टर पर खर्च होना चाहिए और हमारी प्रायोरिटी होनी भी सेहत ही अब चाहिए। उस अंदर आप सेहत कार्ड पे लगा दें, अस्पतालों की जिस तरह इमरान ने कहा कि उनकी मेंटेनेंस पे, उनकी बेहतरी के लिए लगा दें, अद्वियात की परचेज पे लगा दें, कुछ भी कर लें। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो हमेशा हर आने वाली गवर्नमेंट को जो है इंगेज करने के लिए एक गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करती है कि पहले इन्होंने ही इतना ह्यूज फंड जो है वो सेहत कार्ड के लिए रखा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी वो थी और वो ये देख रहे थे कि जी सेहत कार्ड चलाना है, चाहे जैसे भी चलाना है, उसके जो समरात हैं वो किसी को मिले या ना मिले, वो इस चीज़ से बालातर होके उन्होंने सारा पैसा सेहत कार्ड में झोंक दिया। अब हमारी जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है वो ये देख रही है कि चूँकि निगरान वगैरह जो हैं वो लाहौर के जो इस वक्त क्रिटिकल मंसूबे हैं जिनका पिछले 5 साल से कोई पुरसाने हाल है ही नहीं, ना उनका कोई पूछा जा रहा है ना चलाया जा रहा है, अब वो देख रहे हैं कि उस पे है तो लिहाजा वो सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में लगाने को तरजीह दे रहे हैं। अब देखिए ना ये प्रपोजल जब सीएम तक जाएंगे, डेफिनेटली सीएम इस चीज़ का विजन रखते हैं, वो इस चीज़ का फैसला खुद करेंगे, लेकिन इनके प्रपोजल को भी तो कोई पूछे ना कि आपने तो खुद बड़ा ऐसे भोंडे प्रपोजल क्यों बनाए हैं। खुद बड़ा हैरान हूँ कि ये जो डिटेल है इसमें ये है कि 5 अरब का कट उन्होंने पहले लगाया और 1.5 अरब का तकरीबन अब लगा रहे हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट इसके लिए कितने अरबों रुपए रखे हैं? सिर्फ इनसे ये पूछा जाए कि अगर आपके पास इतने ही वाफर वसाइल थे और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते थे तो आपने उसको सेहत कार्ड में झोंका क्यों? बिल्कुल आपने सही ठीक है, फिर आगे चलें। अच्छा, अब आपने झोंक दिया है तो इसका प्रायोरिटी में इसका आप तजवीज़ क्या करते हैं? आपके अपनी कोई अकल ही नहीं, हमारी इस जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो ये देखती है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, बस उन्होंने सर नीचे करके ना उससे चल पड़ने होता है, बजाय कि वो खुद कोई मशवरा दे दें कि नहीं सर हम इसको इस तरह से इस तरह कर लेते हैं। नहीं मशवरा देंगे ना, क्या कहेंगे कि सर ऐसा करते हैं कि एक इंटरनेशनल जो है वो बंदा हायर कर लेते हैं जो फिजिबिलिटी भी बनाएगा और हमें बताएगा। अच्छा, इससे भी ज्यादा और हरकत करते हैं, कंसल्टेंट हायर कर लेंगे ना। इससे भी ज्यादा अब चले बातें अब थोड़ी सियासत मजाक में चल पड़ी है ना, आपने 2 मिनट दे दिए। इन्होंने ये भी किया कि जब देखा ना कि परवेज अली साहब की गवर्नमेंट है और वो बड़ा थोड़ा सा वो टिप टॉप पे बड़ा वो रखते थे कि जी लश पश होना चाहिए, उन्होंने अच्छी खासी सड़क उनके घर के सामने ज़ुहुर रोड को दोबारा बना दिया A to Z 0 उसको 0 कर दिया और वहाँ पे नई रोड बना के ना उन्होंने कहा जी लो जी बड़ा ज़बरदस्त है। PH ने वहाँ एक गमले लगा के दरमियान में आर्टिफिशियल शजरकारी कर दी। मैं हंस रहा होता था कि यार ये मेन रोड है और उस पर आर्टिफिशियल गमले जो है वो लिटरली ये सही बात कर रहा है और हम देखकर हंस रहे थे कि भाई वहाँ पर ओरिजिनल पौधे जो है वो भी लग सकते हैं। बस आपकी तरजीहात पर फिर आपने जिस तरह से काम करने आप कुछ भी कर सकते हैं। वो जैसे फिर हम आर्टिफिशियल पौधों की बात कर रहे हैं, वो बस फिर आपकी वो है ना कि जो बस आपके हाथ में आया बस धड़ा आपने बस पैसा लगाने आप लगाते हैं कि जहाँ पे आपकी तवज्जो है, जहाँ आपकी तरजीहात हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक अपडेट आप तक पहुंचानी है जी। अपडेट ये है, एलडीए की हाउसिंग विंग का इजलास हुआ है और कमिश्नर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने इस इजलास की सदारत की है। सो दुर्रे नायाब की खबर है, हम डिटेल जान लेते हैं कि इजलास की डिटेल्स क्या हैं। जी दुर्रे नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हाउसिंग विंग में ना जो लाहौर शहर के रहने वाले हैं वो तकरीबन 90% इस चीज़ के मुतासिर होंगे कि एलडीए में काम बेहतर नहीं होता, कोऑर्डिनेशन की कमी है। आपको एक महकमे से दूसरे महकमे, एक डायरेक्टर से दूसरे महकमे डायरेक्टर में भेजा जाता है। इस तरह के इजलास का फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। इसके इजलास में वो फैसला साजियाँ होती हैं कि जी ये अब किसी इंटर डायरेक्टर का मसला नहीं है। जब एक बंदा आए उसको काम हल करने के लिए किस डायरेक्टरेट में जाना है और कहाँ से कोऑर्डिनेशन होनी है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल मामला है, इसमें इतनी बड़ा नहीं होता। लोग अपनी फाइलें लेके कभी इधर जा रहे हैं, कभी दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। आज की इजलास में सिर्फ इंट्रा जो डायरेक्टरेट वर्क है उस पर बात की गई है और पेडेंसी को नीचे लाने की बात की है कि लोगों को हाँ या ना में जवाब दें, उनके केसेस को लटकाएं मत। 4 महीने तक जवाब ही नहीं देते, चक्कर लगाते हैं, लोग ख्वार होते हैं। उनका मकसद ये है कि इंट्रा डिपार्टमेंटल मामला सही करें, लोगों को बर वक्त जवाब दें, पेडेंसी निकालें। जब पेडेंसी निकालते हैं ना तो आप पे जिम्मेदारी आयद हो जाती है और फिर जो काम नहीं करता उसकी अपनी डेफिशिएंसी काउंट होती है। तो कमिश्नर ने आज इस चीज़ पर फोकस किया, तमाम हेड्स को, तमाम डायरेक्टरेट को बुला के कहा कि जी नो जीरो पेडेंसी करें, कोई चक्कर नहीं है, जिसकी गलती है, जिसकी कमी कोताही है वो बता के इसको आगे चलें जी। आई विश इस पर अमल भी हो, लोगों को रिलीफ कम अज़ कम मिल जाए। आज जी अब अगली खबर की तरफ। खरीदारी माहिदों में 147 अरब का नुकसान, तब्दीली सरकार की नाअहली, किस बात का जिक्र करें हम? जी इमरान। देखिए जी, ये मैंने भी ये रिपोर्ट जो है वो पढ़ी है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसमें इंकशाफ हुआ है
कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि मुझे इंकशाफात का फ़ायदा कुछ नहीं समझ आता। फ़ायदा कुछ भी नहीं, यहाँ तक ही फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। आप देखें, सबसे ज़्यादा हमारी जो बदबख्ती है ना हम लोगों की, वो पता क्या है? इस रिपोर्ट में ये बयान किया गया है कि 2 साल कबल PIA को जो नुकसान था वो 1 साल में कोई हुआ था, बताया जो ये जा रहा है उसमें कि 20 अरब था। पिछले साल जो है ये 30 अरब था और इस साल जो है वो उसका नुकसान PIA का 50 अरब तक पहुंच गया। अंदाजा करें आप सूरत हाल ये देखें कि मतलब बेहतर होने के बजाय मजीद हालात क्या इनके पास ऐसे माइंड्स नहीं है जो आपकी एयरलाइन को बेहतर कर सकें? PIA एयरलाइन, आप यकीन जाने, ये वो एयरलाइन है जिसमें पूरी दुनिया में बेहतरीन तस्वुर की जाती थी और पूरी दुनिया के पायलट्स यहाँ आकर PIA से ट्रेनिंग लिया करते थे। आप यकीन जाने, हमने एक विज़िट किया न्यूयॉर्क में, दुरनिया भी हमारे साथ था और वहाँ पर जो PIA का होटल था हम वहाँ पर रुके, तो वहाँ पर ये दास्तानें जो है ना, वो यकीन जाने वो ये वहाँ पर जाके हमने ये सुनी कि PIA जो है वो माजी में कैसी एयरलाइन जो है वो तस्वुर की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो पायलट थे वो PIA से ट्रेनिंग जो है वो लिया करते थे। अच्छा। ये तो सूरत हाल है कि अब वही PIA इदारा जो है वो 50 अरब का डिफॉल्टर हो चुका है। इससे भी ज़्यादा जुल्म जो है ना वो तब्दीली सरकार ने ये किया, फाइनेंशियल जुल्म से ज़्यादा जुल्म, कि इनके एक वफाकी वजीर थे, हो सकता है इमरान साहब के बहुत से दोस्त हो, तो उन्होंने बगैर किसी नॉलेज के और बगैर किसी स्टैटिक डाटा के, जो कंफर्म डाटा था, उन्होंने दुनिया में ये मशहूर कर दिया जी कि हमारे PIA के पायलट्स जो है ना वो जाली डिग्रियों के हैं और वो अनप्रोफेशनल हैं और अच्छा खासा दुनिया ने हमें ना सिर्फ उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, बहुत सारी डेस्टिनेशन बंद हो गई, हमें बहुत सारी जगहों पे रसाई नहीं दी गई, तो लॉस क्यों ना बढ़ता? आप मुझे बताएं, आपके त्यारे ही इतनी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन में जाने के काबिल नहीं रहे इस सूरत में कि जी आपको अच्छा समझा नहीं जा रहा। ऑडिटर जनरल की इस रिपोर्ट में ये भी बयान किया गया है कि PIA में जो जाली डिग्री पर पायलट भर्ती किए गए उनको भी करोड़ों रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। और जो ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट है उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं कि एक तो क़वायद ज़ाबित से हट कर जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई, दूसरा ऐसे मंसूबे शुरू किए गए जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, और तीसरा वो लोग जिन्होंने दूसरों को या कंपनियों को नवाजने के लिए पैसे जो हैं वो खर्च किए हैं। अच्छा, इसमें तो ये भी बिल्कुल बात, सॉरी आपकी काट दी, इसमें ये भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आना चाहिए था कि वो मंसूबे जो बहुत जरूरी थे वो रोके रखे गए। हाँ, और आपका लाहौर का रनवे जो नया बनना था वो पता नहीं कितनी देर बाद बना। आप लोग तो मेंशन कर रहे हैं ये चीजें भी रिपोर्ट में आनी चाहिए थी। रिपोर्ट में आने के बाद, इन इंकशाफात के बाद मुझे बताएं फायदा क्या? देखिए ना, 260 अरब वसूल करने थे जिसमें से महकमों ने सिर्फ 32 अरब रुपए वसूल किए हैं। भाई जिन्होंने वसूल नहीं किए उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना, बाकी हुकूमत देखे ना इस चीज। जो PIA उसका डैमेज हैज डन, ठीक है, जितना नुकसान होना था वो अब हो चुका है। इनके बयानात से, इनके ज़ेरे अभी भी बेहतर कर लें यार, अभी भी बहुत कुछ है कि आप पीछे को छोड़ के एक दफा रोकें, आगे चलें और आगे चल के जो बेहतर कर सकते करें। आप नए डेस्टिनेशंस खोलें, आप नई कंपनियों से, इंटरनेशनल जो हवाई कंपनियां उनके साथ मुआहदे करें, आप उनके साथ को शेयरिंग करें। अगर इत्तेहाद एयरलाइन और एमिरेट्स एयरलाइन इत्तेहाद इस तरह की बड़ी बड़ी को शेयरिंग कर सकती हैं अपने मुसाफिरों के बारे में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सियालकोट के मुकामी बिजनेसमैन जो हैं जब वो अपनी चला सकते हैं एयरलाइन, तो भाई ये तो हमारा कौमी इदारा है, ये क्यों नहीं चल सकता? उनके पास ऐसे कौन से माइंड आ गए कि उन्होंने वहां पर रनवे भी बना लिए अपनी, उन्होंने जो है वो, और इन बेचारों की इतनी मिजरेबल दास्तान है जो हमारी होती है कि हम जब गाड़ी से उतरते हैं ना तो हम मैकेनिक को कहते हैं कि यार इसका इशारा काम नहीं कर रहा, यार आज इसका पंखा नहीं चला, आज इसकी कूलिंग ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई। तो ये मेरे फैमिली में बहुत सारे पायलट्स हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उतरते हैं ना वो इसी तरह अपने एरोटेक्निक्स को बताते हैं कि यार इसका ये काम नहीं कर रहा, इसका ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ ना सिर्फ जहाज़ को उतारते हैं और बेहतरीन लैंडिंग करने के बारे में पाकिस्तान PIA के पायलट्स मशहूर हैं पूरी। तो ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लेकिन दूसरी तरफ जो मसला है वो आप जैसे कि दुर्ने आपने हाईलाइट किया कि इन मसाइल को भी ज़रूर हल होना चाहिए। आप बेहतरी कर सकते हैं जब बाकी इतनी बड़ी मसाले मौजूद हैं, तो फिर PIA क्यों नहीं बेहतरी की तरफ जा सकती? हमने नाज़िन जाना है हेडलाइंस की तरफ। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िन, हम आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नाज़िन। कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप चाहे किसी इम्तिहान की बात कर लें, चाहे ज़िंदगी में आप कुछ नया शुरू करने की बात कर लें, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, 2 फैक्टर होता है, या आप कामयाब हो सकते हैं या आप नाकाम हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप दोनों से सीख क्या रहे हैं, राइट ट्रैक पे चल भी रहे हैं या नहीं।
कुछ लोग नाकामी से इस कदर मायूस हो जाते हैं कि वो दोबारा स्टैंड लेते हुए डरते हैं, और अब हालात यही हैं। हमारा नौजवान बहुत परेशान है। नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, अल्लाह ताला ने हर किसी को एक स्पेशल सलाहियत दी है, लेकिन क्योंकि हम मायूस इस कदर हो चुके हैं, ऑल्दो ये जान ले कि मायूसी कुफ्र है। सो आपके साथ आज हम कुछ ऐसी चीज़ें गाइडलाइन शेयर करेंगे कि अगर ज़िंदगी में कभी आप नाकाम हैं तो आपने अपने माइंड सेट को कैसे तब्दील करना है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि हमें इस हवाले से गाइडलाइन जो है वो जारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तो ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नाकामी से दो चार हो जाते हैं। कुछ लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए दोबारा स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह आप किसी को बैकअप कर सकते हैं? ये क्या मसला हमारे यहाँ पर है, क्या इशू है? जी बिल्कुल, सारे मसले हमारे दिमाग के ही हैं। यानी कि कामयाबी होना, अगर नाकामी हो जाना तो फिर हमें थोड़ा सा कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बहरहाल ये एक सारे के सारे मसले हमारे जहन में ही होते हैं। इंसान अपने जहन से ही चलता है। ठीक। अब जहाँ तक बात है नाकामी की, तो नाकामी के बाद लोग क्यों नहीं ज़्यादातर उठ पाते, क्या मसला है? तो उसमें कुछ 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग नाकामी को अपने जहन में बड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं, बड़ी मुगालता राय उनमें हो जाती है कि पता नहीं नाकाम हो गए तो क्या हो गया। तो एक तो सबसे बड़ा ये फैक्टर है मायूस होने का। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई शख्स बज़ाहर, असल में नहीं, बज़ाहर किसी चीज़ में नाकाम हो जाता है तो उसको ये लगता है कि शायद ये मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है कि शायद मैं कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। हाँ, ये मेरे साथ क्या हो गया। लोगों को ये भी लगता है ना कि फैमिली में लोग मजाक ना उड़ाएं, क्या सोशली क्या पोजीशन रह जाएगी, कैसे अब सोसाइटी में मूव करेंगे, रिश्तेदारों में कैसे जाएंगे, हर कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, और ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इंसान एक सोशल बीइंग है, हम अलहदा तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते अकेले होके। आई एग्री विद यू। अब इसमें लेकिन फिर भी देखें, मसला यहाँ पे ये आता है कि कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया में, कामयाब से कामयाब तरीन भी, जो कि कभी नाकाम ना हुआ हो। देखिए, नाकामी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और मैं आपको बताऊं कि शायद हमें ज़िंदगी में 1-2 कामयाबियाँ ही चाहिए होती हैं बहुत आगे जाने के लिए, या 1-2 दफ़ा अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी को हम कामयाब तस्वुर करते हैं, उसकी सारी ज़िंदगी के लिए इनफ होता है। लेकिन उसके पीछे जो नाकामियां हैं वो बहुत सारी होती हैं। यानी कि कामयाब हमने सिर्फ 1-2 दफ़ा होना होता है और हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, लेकिन नाकाम हम बार बार होते हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि नाकामी होना किसी भी चीज़ में ज़ाहरन या असल में ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको कभी नाकामी ना हुई हो, ये मुमकिन ही नहीं है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम मुश्किल है और ये गुजर जाना है, क्या ये समझ? जी बिल्कुल, ये भी एक चीज़ है। अब जैसे कि टाइम मुश्किल है, गुजर जाएगा, ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। असल में होता पता क्या है, हम जब भी नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं तो हमारे जज्बात कुछ उभरते हैं। कामयाब हो गए तो खुशी के जज्बात उभर गए, नाकाम हो गए तो इस तरह के कुछ ऐसे जज्बात जो कुछ इतने अच्छे नहीं होते। अब सिर्फ मसला इंसान का ये है कि नाकामी को कैसे हैंडल किया जाए और कैसे कामयाब हुआ जाए, अगर हम लोग अपने जज्बात पे काम कर लें। देखिए, कॉम्पिटेंसी और इंटेलिजेंस जो है वो एक बड़ा एग्जैजरेटेड कॉन्सेप्ट है। आमतौर पे दुनिया के ज्यादातर लोगों की इंटेलिजेंस सेम ही होती है। सही। लोग कहाँ पे फर्क पड़ता है? लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो नाकामी को हैंडल कर लेते हैं, वो जरा लोग दुनिया में ज्यादा कामयाब होते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि अपने इमोशंस को सबसे पहले हैंडल कर लें, जो भी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। अब ये गाइडलाइन है जो आपके साथ शेयर की जाए। अब इमोशंस को कैसे हमने हैंडल करना है? सबसे पहले तो ये बात है कि अगर नाकामी हो गई है तो उसको अपनी कोई जिंदगी मौत का मसला ना बना लें। नाकामियां जिंदगी है तो वो होनी ही है, सबके साथ होती हैं, इसको एग्जैजरेट हमने नहीं करना। सबसे पहले तो ये करें। उसके बाद फिर जो नाकामी की वजह से जो हमारे अंदर इमोशंस उभर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी, हो गया तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। और उसके बाद नाकामी को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नाकामी से नाउम्मीद होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं, हम इंसानों को अपनी नाकामी को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी हमें
कुछ मटेरियल तो गेन करते हैं, लेकिन कामयाबी हमें कुछ सिखाती नहीं है। हम इंसान सीखते नाकामियों से हैं। तो अगर नाकामियां किसी की ज़िंदगी में नहीं होगी तो कामयाबी इम्पॉसिबल है। नाकामियां हमें सिखाती हैं, तो हमें चाहिए कि अपने इमोशन को एक्सेप्ट करें और इन नाकामियों से सीखें और इसको सेलिब्रेट भी करें, और बल्कि नाकाम होने पे कभी कभी थोड़ी सी अपने आप को मुबारकबाद भी दें कि मैंने कोशिश की, क्योंकि कोशिश करने वाला बंदा, नाकाम होने वाला बंदा उन दुनिया के उन लोगों से बहुत आगे है जो कि कोशिश ही नहीं करते। हमने खुद एतमादी को फ़रोग देना है, बढ़ाना है भी किसी भी इंसान में, कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी नज़रों में अपनी इज्जत करे। जब हम अपनी इज्जत करेंगे, अपने आप को बेहतर जानेंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग भी हमें बेहतर जानेंगे, और फिर जो कॉन्फिडेंस है हमारा रीइंफोर्स होगा। अक्सर लोगों में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो नाकाम भी हो जाते हैं, सबसे बड़ी वजह जो हम लोगों में ये है कि हमने अपने बारे में अपनी राय गलत बनाई है। हम लोगों को अपनी बेशुमार खूबियां नजर नहीं आती, लेकिन एक खामी, एक नाकामी, वो हमें बिल्कुल जो है हम उसको एग्जैजरेट करते हैं। जैसे कि हमें चांद आमतौर पे नहीं नजर आता, उसके दाग नजर आते हैं। तो अगर कोई शख्स चांद है तो उसमें दाग तो होगा ही। तो इसलिए सबसे पहले ये हम लोगों को चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए अपनी इज्जत करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। और अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर जी शऊर शख्स को, हर एक नॉर्मल इंसान को इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो दुनिया में जो करना चाहे वो कर सकता है। और हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने अलहदा से सलाहियत भी रखनी है। आपने उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, ये डिपेंड आप पे करता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग अपनी इज्जत करें, नाकामियों को अपने स्टार्स समझें, इनसे घबराएं नहीं। दुनिया में नाकामियां होती रहती हैं। नाकामियों का ये मतलब नहीं कि आप कोई इनकॉम्पिटेंट हैं। नाकामियों के बाद ही कामयाबी होती है। और अपना जो पर्सपेक्टिव है अपने बारे में वो पॉजिटिव रखें, ज़्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें। हर एक की जंग अलग-अलग होती है, हर एक की ज़िंदगी के दुख सुख अपने अपने हैं। अपने आप पे फोकस करें, लोगों पे फोकस करने की बजाय। हाँ, ये कामयाबी का राज भी आप इसको कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट आर्टिस्ट से। डिफरेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनका काम मुझे खुद बहुत अनोखा लगा है, और यही अनोखा काम इन्हें कामयाबियों की बुलंदियों तक भी लेके जा रहा है और बाकी आर्टिस्ट से मुनफरिद भी करता है। सो किस तरह से आइडिया ये लेकर आई और माशाल्लाह इतनी जल्दी इन्होंने कामयाबी कैसे समेटी, ये हम आयशा मुबारक से ही जानेंगे, जो कि डिजिटल आर्टिस्ट हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, बैनुल अक़वामी सतह पर सराही जाने वाली मल्टीमीडिया विजुअल टेक आर्टिस्ट हैं ये, और अपने रिवायती तरीक़ों डिजिटल टेक्नोलॉजी के अनोखे इम्तज़ाज की वजह से ये अपनी पहचान रखती हैं। सो हम चलेंगे आयशा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच आयशा। बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग काम है आपका। मुझे ये बताइएगा, कब से आप इस फील्ड की तरफ आई, आइडिया कैसे आया, और ये इतना डिफरेंट काम, मतलब माशाल्लाह मैं कहना चाहूँगी, किस तरह से आपने क्रिएट किया ये आइडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आपने इतना अच्छे तरीके से इसको बोला। मैं एक्चुअली इसको लास्ट 3 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आपको पता है ये एक जर्नी होती है। ये नहीं होता ना कि एक आपने काम बना दिया, एक टाइम लगता है आपको एक प्रैक्टिस को, एक आइडिया को मैच्योर करने में। तो मैं क्योंकि पिछले 3 सालों से जो है टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर रही हूँ, स्पेस एप्लीकेशंस पे काम कर रही हूँ, अपनी रिसर्च रख रही हूँ, उन चीज़ों को मैं ऐसी विजुअल आर्ट के अंदर डाल रही हूँ, ना सिर्फ जो कि एक इमेज के तौर पे कंज्यूम हो सकता है, बल्कि एक इमर्सिव इन्वायरमेंट भी बन सकता है। जैसे कि वो मेटावर्स में यूज़ हो सकता है, या हम उसको और उसकी जो है ना डिफरेंट उसके आउटलेट्स या उसके पोटेंशियल जो है उसकी एप्लीकेशन सोच सकते हैं कि आर्ट बेसिकली यूज़ कैसे हो सकता है। अब इसमें ये होता है कि आर्ट ना सिर्फ एक पिक्चर होती है जिस ऑब्वियसली आर्ट की अपनी वैल्यू है, बट आर्ट का एक ये भी तो काम है ना कि आपको कुछ चीज़ रियलाइज करवाना। तो वो उसकी वजह से वो साइंस से भी इंस्पायर्ड है, वो एक एक्चुअल इशू को भी हाईलाइट करता है, और वो स्पेस को विजुअलाइज करता है बेसिकली, जो हमारे लिए एक फ्यूचर को दिखाता है कि जो इंसान है, हम लोग जो स्पेस में ट्रैवल करेंगे इन नियर फ्यूचर, कमर्शियल स्पेस क्योंकि इतनी ज़्यादा है, तो वो कैसा दिखेगा। आपने नासा के सियासतदानों के ताउन से, साइंसदानों के ताउन से भी काम किया, मुझे इसके बारे में बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से नई चीज़ें एक्सप्लोर की आपने, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। अब आप देखिए, जब आप
अपनी फील्ड से हट के लोगों से बात करते हैं और आपका क्योंकि अपना इंटरेस्ट होता है, तो उससे आप बहुत सीखते हैं और उससे जो आपकी अपनी प्रैक्टिस, आपकी अपनी एक होता है ना जो कोर आपका प्रोफेशन है, जैसे इन माय केस इट्स एन आर्टिस्ट, राइट, तो वो कैसे इन्हेंस होता है। और जब मैं नासा के या ब्लू ओरिजिन के व्हेन आई एम टॉकिंग टू दीज साइंटिस्ट, और वो जो नॉलेज है, जब मैं उसको उस नॉलेज को लेकर आती हूँ अपने काम में, तो वो ऑब्वियसली इन्हेंस होता है। मुझे खुद फील होता है कि हाँ, अब मेरे काम में कोई एक्चुअली एक पर्पस है, एक सोशल इम्पैक्ट है। तो आई थिंक व्हेन आई टॉक टू देम, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक एस्पेक्ट। वो बहुत अपना साइंटिफिक एलिमेंट लेकर आते हैं, उनकी अपनी रिसर्च है, आपको पता है नासा इज वेरी एडवांस, उनके तो अपने इतने डिपार्टमेंट्स हैं। तो जब आप उनकी बातें सुनते हैं, व्हेन आई टॉक टू दिस साइंटिस्ट, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ नासा जिम ग्रीन, जो मेरे साथ को फाउंडर भी हैं मेटा विजनरीज पे, अलॉन्ग विद अदर पीपल, तो हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ग्लोबली क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस हैं, एआई हो गया, उसमें मशीन लर्निंग हो गई, और मेटावर्स को कैसे हम स्पेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस लेवल की जब कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना, तब कुछ न्यू निकल के आता है। सो ऑब्वियसली आई लर्न अ लॉट एंड आई एम वेरी हम्बल्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं अपने से हट के, अपनी सर्कल से हट के लोगों से बात करूँ, ये डायलॉग और एक्सपेंड करूँ, और इसमें और लोगों के इश्यूज जो कि आयशा, बड़ा डिफरेंट काम है आपका। सो मुझे ये बताइएगा स्कोप क्या है आगे इसका, क्योंकि हमारे बहुत से नौजवान लड़कियां लड़के आपको देख के इम्प्रेस होने वाले हैं इस इंटरव्यू के बाद। आई मस्ट से बहुत सारे लोग ये आइडिया लेके चलेंगे। सो क्या आने वाले टाइम में इसका स्कोप देख रही हैं आप? देखिए, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, शायद अभी हमें इसका रियलाइज उस लेवल पे नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज हम यहाँ पाकिस्तान में स्पेस के टॉपिक को इतना हाईलाइट ही नहीं करते, ठीक है। हमें नहीं पता कि जो जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है या स्पेस एप्लीकेशंस है, वो क्या क्या हमारे लिए कर सकती हैं। हम अगर इसी टॉपिक को अगर थोड़ा सा रिसर्च करें, तो हम खुद ब खुद अपने जो करंट प्रोफेशंस है ना, उसके साथ हम कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, हम स्पेस के एंगल को कैसे फिट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हर कोई उसको आर्ट के अंदर डाले। मेरे केस में तो मैं उसको एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट कोई इंजीनियर है, कोई हेल्थ केयर में है, कोई डॉक्टर है, उन सब के लिए ये जो एआई की ये जो एक वेव चल रही है, इट्स रेलेवेंट। स्पेस टेक्नोलॉजीज इट्स रेलेवेंट, क्योंकि वो साइंटिस्ट जो हैं वो अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को स्पेस में भेज सकते हैं, और माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट होने की वजह से काफ़ी चीज़ें एफिशिएंट हो सकती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी बताई हैं, बट अगर इस पर आप और रिसर्च करें, तो इनका जो फ्यूजन है, जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो स्पेस एप्लीकेशंस है, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक ये सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, स्पेशली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आयशा आपके, वो भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स में अभी तो ये है कि मैं इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को और अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स में डालना चाहूँगी। करंटली मैं एक दो चीज़ों में अभी शामिल हूँ। उनमें से एक ये है कि हम कुछ चीज़ें और अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को जो स्पेस में भेज रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसको हम डिसाइड करें, जो कि MELT-3 की ही एक ट्रेजेक्ट्री ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। तो एक तो वो हो गया जो हम कंपनी के साथ कुछ चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स जाने चाहिए, और उसमें हम और उसको किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं, कैसे जो पूरी ह्यूमैनिटी की एक हम बेहतरी की जब बात करते हैं, तो खाली आर्ट नहीं होता, डिफरेंट चीज़ें और होती हैं। तो एक तो वो डोमेन होगी। दूसरा ये एज एन आर्टिस्ट जो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो स्पेस सूट से रिलेटेड मैं और फर्दर अपने जो आर्ट वर्क्स हैं उनके अंदर एक बॉडी ऑफ वर्क बना रही हूँ, विच यू गाइज विल सी सून। तो वो भी चल रहा है मेरा काम, तो वो मेरा पर्सनल डोमेन में चल रहा है और ये एक साइड पे चल रहा है। तो डेफिनेटली इट्स द सेम रिसर्च जो आगे मैं इंशाल्लाह लेके चलूँगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे आयशा देखने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि कुछ भी डिफरेंट करने से हमें डरना नहीं चाहिए। आई थिंक सबको थोड़ा सा अपना एक करेज रखनी चाहिए, थोड़ा सा न्यू कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। इट्स नेवर अ बैड थिंग कि आप फॉर्मूला से हट जाएं। हम जो पाकिस्तानी है ना, हम आई थिंक हम बहुत वो हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कोई भी चीज़ लेकर। आई थिंक थोड़ा उससे निकलें बाहर और देखेंगे दुनिया क्या कर रही है। अब स्पेस इतनी दूर नहीं रही जितना हम सोचते, यू नो, इट्स बिकमिंग अ रियलिटी नाउ। तो ये न्यू रियलिटीज़ को हमें फेस करना चाहिए एज अ नेशन। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, एंड गुड लक। इसी तरह से आप कामयाबी की मनाजिल तय करती रहें। पाकिस्तान के लिए आप इसी तरह से रोशन मिसाल बनती रहें और कामयाबी की अलामत बनती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। अच्छा जी, मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ है, लेकिन गर्मी फिर भी है। सो प्रेडिक्शन क्या है, कैसा रहेगा मौसम, बारिश के इम्कानात कितने %? कोमल की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू कोमल। लाहौर
लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर के बासियात बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। आज आपको मेरे चेहरे पर भी खुशी ये बता रही होगी और मेरा ये चहकना महकना भी इस बात का सबूत दे रहा है कि शहर लाहौर में मौसम जो है वो आज बहुत ज़्यादा जो है वो खुश करने वाला है, बहुत ही खुशगवार महसूस हो रहा है, तबीयत खुश हो जाती है अगर आप जो है वो आज बाहर का रुख कर रही हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हवाओं का सिलसिला जो है वो भी बहुत ही खुशगवार अंदाज में चल रहा है और शहर लाहौर के बासियों का दिल लुभाने में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात ने शहर लाहौर में इस मौसम को मज़ीद जुम्मे के रोज़ तक इसी तरह रहने के हवाले से इम्कानात जो है वो ज़ाहिर किए हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात कर ली जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी आगाही दी जा रही है। इसी के साथ साथ बात की जाए कि इस वक्त शहर लाहौर के बासी जो हैं वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए वर्जिश से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ पार्कों में मौजूद हैं ताकि शहर लाहौर में बदलते मौसम के मुख्तलिफ रंगों को अपने अपने अंदाज से एंजॉय कर सकें और अपनी सेहत को तंदुरुस्त और चुस्त रख सकें। इसी के साथ साथ बात की जाए बारिशों से मुतालिक तो महकमा मौसमियात ने आज आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिश की बूंदें बरसने के हवाले से भी इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है, फूलों की खुशबू जो है वो महक रही है, वहीं दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी वाज़ेह कमी देखी जा रही है। AQI की मजमूई शरह जो है तकरीबन 99 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर देखा जा रहा है। तो लिहाजा शहरी जो है वो शहर लाहौर के मौसम को एंजॉय तो ज़रूर करें लेकिन अपना ख्याल भी ज़रूर रखें क्योंकि जो ही मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने में नज़र आती हैं तो ख़ास तौर पर। ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम में कुछ बेहतरी की उम्मीद कोमल ने भी दिलवा दी है। आगे बढ़ेंगे, हमने आपको बताने हैं डिफरेंट करेंसी रेट क्या हैं, आज की रेट लिस्ट क्या है, सेगमेंट है माल का हाल। हमारे पास लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। करेंसी रेट्स आपने जान लिए, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। अगले सेगमेंट में हम आपको नॉर्मली बताते हैं हर रोज़ ओपन मार्केट में सब्जियों के रेट। आज कुछ डिफरेंट ये है कि आज हम आपको बताएंगे ओपन मार्केट में फ्रूट्स के रेट्स क्या हैं और इसके साथ साथ सरकारी रेट क्या हैं। सेगमेंट है आज के भाव। ज्वाइन कर रही हैं हमारी रिपोर्टर मायदा, इस वक्त बाहर मौजूद हैं, सो हमें आज की रेट लिस्ट बता रही हैं। मायदा बताइए कौन कौन से फ्रूट की क्या रेट हैं। की अगर बात की जाए तो रोज़ उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अभी इस टाइम जो है मौसम तो अच्छा है लेकिन साथ में इस टाइम जो है वो फ्रूट्स की दुकान पर बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ फ्रूट्स की कीमतें भी हमने यहाँ इनसे पूछी हैं तो फ्रूट्स की कीमतों में जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। कुछ मौसमी फल हैं यहाँ पर जैसे आम, खुबानी, लीची। और लीची का मैं आपको बताती चलूँ और आम का, क्योंकि ये दो ऐसे मौसमी फल हैं जिसका जो है वो बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आम को वैसे भी फलों का बादशाह कहा जाता है तो सारा साल हमारे शहरी इस फल के आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इसकी कीमतें अच्छी खासी है। और लीची की अगर बात की जाए तो वो अभी अभी नई उसकी एंट्री हुई है मार्केट में, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 1200 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ दुकानदारों का कहना है कि हमें 1200 रुपये की पीछे मंडी से मिल रही है तो हम यहाँ पर लाकर जो है उसको क्या ही बेचें, इसलिए हम अभी तक जो है वो लीची ला नहीं रहे हैं। कुछ कीमतें जो हैं आपको मैं बताती चलूँ, खरबूजा इस टाइम जो है वो 100 रुपये है, लेकिन जो ओपन मार्केट में है वो 140 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी जो ये भी सीजनल फ्रूट है और लोग शौक़ से खाते हैं, ख़रीदारी के लिए भी आते हैं। खुबानी इस टाइम 255 सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में 350 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आड़ू की बात कर ली जाए तो 170 रुपये जो है वो सरकारी नर्क, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 320 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह आम की अगर बात की जाए, आम में अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आया। 135 इसकी सरकारी नर्क जो है वो कीमत बताई गई है, लेकिन बाहर ओपन मार्केट में आना 280 तक का जो है वो फ्रूट सेल किया जा रहा है। ये आम का, आम को अगर देखा जाए तो अभी इस तरह से इसका सीज़न नहीं आया, लेकिन इसकी कीमतों में जो है वो अच्छा खासा इजाफा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मायदा थी और हमें उन्होंने बताया कि आज फलों के रेट क्या हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, क्योंकि हम नए टैलेंट को हमेशा प्रमोट करते हैं। वो लोग अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, दूसरों के लिए मोटिवेशन होते हैं, उनको हम ज़रूर आपके साथ मिलवाते रहते हैं। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो सिंगर हैं, अलादीन साजिद उनका नाम है। सो सिंगिंग उन्होंने कैसे स्टार्ट की, मोटिवेशन कहाँ से आई और इंस्पिरेशन कौन थी, उन्हीं से ही हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र आपका। थैंक यू, आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कब से स्टार्ट की सिंगिंग, आइडिया कैसे आया कि गाना चाहिए? जी मैं बचपन से जब 6 साल का था ना तब से स्टार्ट की है। अच्छा। और मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिली है। मैं मैडम नूरजहां को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। और मेरे दादा बू मतलब कि मुझे घर से ही यानी फैमिली में भी आपके ये सिलसिला है। सो मुझे ये बताइएगा, 6 साल की उम्र में बहुत ही छोटी उम्र है जब से आपने स्टार्ट किया। सो सीखा किससे? सीखा पाकिस्तान के अच्छे नामवर डायरेक्टर हैं मौसीक़ार साबिर अली। अच्छा, उनसे सीखा मैंने। सीखा उनसे। अच्छा जी, तो मुझे ये बता दीजिएगा, अब आप क्या रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करते हैं, बेहतरी किस तरह से लेकर आ रहे हैं, और 6 साल की उम्र से अब तक मुसलसल आपने इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है कि कहीं ब्रेक भी लगी? मुसलसल जारी रखा हुआ है। अच्छा जी, इसके साथ साथ बताइएगा, सिंगिंग में क्या चीज़ समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और रोज़ाना आपको उस चीज़ पर काम करना है? सबसे पहले तो आपकी मेहनत, स्ट्रगल, और दूसरा ये कि आपको क्या चीज़ गाई जा रही है और क्या चीज़ बोली जा रही है, आपको सुर सेंस होनी चाहिए। और आपको इस चीज़ का इतना इल्म होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आवाज़ पे कितना काम करना पड़ता है उसको? आवाज़ पे तो वो तो जब तक आप हैं तब तक करते रहना चाहिए। सही। जब स्टार्ट किया था अब तक कितना डिफरेंस अपने आप में देखते हैं? अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो समझ लेगा, अभी भी मेहनत ही कर रहा हूँ। अभी भी मेहनत कर रहे हैं। सो पसंदीदा जो आपके सिंगर हैं पाकिस्तानी, उनमें आपने मैडम नूरजहां का नाम लिया, इसके अलावा कौन कौन से? इसके अलावा आतिफ हैं और अली ज़फ़र हैं और इंडिया के हैं अरिजीत सिंह, और इसके अलावा मेहंदी हसन साहब हैं। आप गुड लक भी कहना चाहेंगे आपको, और आपने जिस तरह से बताया कि आप इतने इतने बड़े नाम हैं जिनको पसंद कर रहे हैं, सो आप उनसे सीख भी रहे हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।